नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिडेंट टीवी और मैं सुनील नावनूली आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम मंथन कोरोना में। मंथन कोरोना वो कार्यक्रम जो कि मंच है मंथन का। यहाँ पर डिबेट को तवज्जो नहीं है, यहाँ पे कोशिश है उस सत्य के ऊपर से पर्दा हटाने की जिसपे हमारे स्वार्थ ने पर्दा डाल दिया है। हर इंसान ने अपना सच बना लिया है। उसे लगता है कि जो वो सोचता है, जो वो करता है, वही सच है। और हम बड़े बड़े मंचों पर खड़े होते हैं और अपने उसी सच को साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी सच को साबित करने में हमने अपनी प्रकृति को, हमारे वातावरण को इतना दूषित कर दिया कि जिसका प्रतिफल हमें कोरोना के रूप में या फिर और जो प्राकृतिक आपदाएं कहीं सामाजिक समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उसके रूप में देखने को मिल रहा है। तो हमारा विचार यही हुआ, क्यों न उस सच को निकाला जाए जिस सच से समस्त समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं। और आज जिन सूरमाओं ने इस मंथन की डोर संभाली है तो वो अपने पद और प्रतिष्ठा में तो बड़े ही हैं, साथ ही साथ में अनुभव में भी बहुत बड़े हैं। तो मैं उन सभी अनुभवी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा हमारे शो के अंदर। और मैं सबसे पहले रूबरू करवाना चाहूंगा हमारे सबसे वरिष्ठ जो समीक्षक हैं, कला समीक्षक हैं, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी, जो कि पूर्व में निदेशक, संयुक्त निदेशक रहे हैं निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के पद पर रहे हैं और कला समीक्षक भी हैं और लेखक भी हैं, दोनों ही तरह से रही हैं। और शायद साथ ही साथ मैं कहूँगा पत्रकारिता में भी अपनी अच्छी खासी रुचि रखते रहे हैं। उनसे किसी भी विषय पर आप डिबेट करवा सकते हैं, अपने विचार ले सकते हैं। हमारे साथ में सुधीर तोमर जी हैं जो भौतिकी के व्याख्याता हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। इनका अनुभव भी लंबा चौड़ा है, बच्चों से मिलना, स्कूल को संभालना, सभी तरह की बातें इन्होंने बच्चों से देखी। और साथ ही साथ हमारे साथ में लता सुरेश जी हैं। लता सुरेश जी बहुमुखी प्रतिभा की रही हैं, वो लेखक भी हैं, वो गायिका भी हैं और साथ ही साथ शिक्षा में भी अपनी दखल रखती हैं। आज वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हेड नॉलेज रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्यरत हैं। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हम सब जानते हैं कि कोरोना ने हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है, तो शिक्षा इससे अछूती नहीं रही। शिक्षा की अगर मैं थोड़ी सी स्टैटिकली बात करना शुरू करूँ तो हिंदुस्तान में जैसे आप लोग जानते हैं कि 900 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और उन 900 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के पीछे करीब 40,000 कॉलेजेस हैं। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करता हूं तो करीब 3.25 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जो कि हायर स्टडी के लिए एनरोल्ड हैं। हिंदुस्तान में स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 15 लाख से ज्यादा स्कूल हैं। इन 15 लाख स्कूलों में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें मात्र एक टीचर है। मेरे पास कुछ और भी डेटा है। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं जिसने हाल ही में डिसीजन लिया है कि हम लोग एग्जाम नहीं करवाएंगे, तो उनके इस डिसीजन से कितने लोग प्रभावित हुए होंगे उसका भी मैं आपके सामने ब्यौरा रखना चाह रहा हूँ। सीबीएसई के अंदर करीब 22,967 स्कूल एनरोल्ड हैं और जिसमें 15,438 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कितने बच्चे किस तरह से प्रभावित हुए होंगे। अगर हम लोग टोटल स्टूडेंट्स की बात करें इंडिया के अंदर तो करीब 31 करोड़ की आबादी बच्चों की है। वो बच्चे जो आने वाले वक्त के अंदर हमारा भविष्य बनने वाले हैं। लेकिन अब देखने वाली जो बात आती है कि आजकल जिस तरह का वातावरण चल रहा है उसमें ये बच्चे शिक्षा क्या ले रहे हैं। अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, स्कूल हैं, सब तुले खड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ। कल ही की रिपोर्ट की अगर बात करूं तो पेरेंट्स एसोसिएशन ने बात कही है कि अगर 26 जून तक उनकी सारी फीस वगैरह माफ नहीं की जाती है तो वो आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं स्कूल्स की तो स्कूल्स ने कहा है कि अगर 1 जुलाई तक फीस जमा नहीं होती है तो वो पढ़ाई बंद कर दें। क्या हो रहा है ये? तो मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी से यही सवाल जानना चाहूंगा, सर आपके लिहाज से वर्तमान शिक्षा पद्धति में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों को क्यों शिक्षित किया जा रहा है? सुनील जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं खुद इस मुद्दे पर बहुत लंबे समय से सोचता रहा हूं। जब मैं वाकई शिक्षा में था, काम कर रहा था, तब भी सोचता था और अब भी सोचता हूं। आज ही मुझे इस मुद्दे पर एक बार फिर से सोचने का मौका मिला जब मैंने अपने राजस्थान में, अपने विभाग में, मैं राजस्थान की कॉलेज शिक्षा सेवा से जुड़ा रहा हूं, वहां का मैंने एक सर्कुलर देखा जिसमें शिक्षा आयुक्त महोदय ने ये कहा है कि हम अपने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहते हैं। ये उनका सपना है। अब उन्होंने बिल्कुल एक सामने रूपरेखा स्पष्ट रख दी कि हम तो अपने कॉलेजों में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करेंगे। बिल्कुल एक सिंगल उन्होंने लक्ष्य सामने रख दिया। मुझे लगता है इससे ज्यादा नासमझी की कोई बात ही नहीं हो सकती है। क्या आप सारी शिक्षा सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएं और वो तहसीलदार, RAS, IAS कुछ बन जाएं?
इसके अलावा शिक्षा का कोई मकसद ही नहीं है आपके पास। और यही दिग्भ्रम की स्थिति मुझे पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में नजर आती है। हम लोग किसी एक खास चीज के लिए विद्यार्थी को तैयार करना चाहते हैं, उसका सर्वांगीण विकास करने की बात, उसको बेहतर मनुष्य बनाने की बात, उसमें मूल्यों का संचार करने की बात कभी हमारे मन में आती ही नहीं है। हमारे यहाँ जो टेक्निकल एजुकेशन पर इतना ज्यादा बल हो गया, तो उस शिक्षा में भी केवल आपने उस विषय की जानकारी देने की बात तो की है, लेकिन उसको बेहतर मनुष्य बनाने की बात नहीं की है। मुझे लगता है, और हमारे आज के समाज की जितनी विसंगतियां हैं, जितनी तकलीफें हैं, आप भूमिका में जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, वे सारे इसी मर्ज की देन है, इसी रोग की देन है कि हमने केवल शिक्षित किया है, सूचनाएं दी है लोगों को, लेकिन उनको मनुष्य बनाने का कोई प्रयास नहीं किया है। मेरा ये मानना है कि शिक्षा का पहला उद्देश्य मनुष्य बनाने का काम होना चाहिए। वो हम इतने वर्षों में करने में असमर्थ रहे हैं, और अब भी हम इधर से उधर हाथ पांव मार रहे हैं। कभी हम सोचते हैं इंजीनियर बना दें, कभी हम सोचते हैं डॉक्टर बना दें, कभी हम सोचते हैं अफसर बना दें, कभी हम सोचते हैं बाबू बना दें, कभी हम सोचते हैं सरकारी कर्मचारी बना दें, लेकिन मनुष्य बनाना हमारी प्राथमिकता में आज तक नहीं आया है। ये मुझे सबसे बड़ी त्रासदी लगती है। आपने बहुत सही कहा कि मनुष्य बनाना हमारी प्राथमिकता में नहीं है। हम लोग नौकर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ ले, लिख ले और कहीं जाके नौकरी लग जाए। मनुष्यता चाहे उसकी कहीं भी जाए। अगर आज इस तरह का माहौल हो रहा है, मैं कल भी देख रहा था, डिबेट वगैरह में देख रहा था कि पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो स्कूलों के खिलाफ खड़े तख्तियां लेकर खड़े हैं कि हम लोग नो स्कूल नो फीस। तो लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षक जो विद्यालय हैं, सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा है। तो ये सवाल एक बार सर मैं फिर आप ही से करना चाहूंगा, अगर शिक्षा सबसे बड़ा उद्योग है, तो फिर इसे समाज सेवी संस्थाओं के रूप में रजिस्ट्रेशन क्यों दिया जाता है? क्यों नहीं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी जाए और छूट कर दी जाए कि आप मुनाफा कमाएं और सरकार को अपना टैक्स दें? नहीं, तो वैसे तो व्यावहारिक रूप से तो यही हो रहा है, लेकिन हमने उसके ऊपर कुछ ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट पर्दे डाल रखे हैं कि हम लोग स्कूलों को कभी जमीन देते हैं, कभी उनको कुछ कंसेशन देते हैं, लेकिन उन्हें तो हमने पूरी छूट दे रखी है कि तुम चाहे जितना लूटो। आपको मालूम होगा, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि राजस्थान में कुछ साल पहले एक समिति बनी थी जो निजी स्कूलों की फीस जिसको तय करनी थी, लेकिन क्या हुआ उस समिति का? जस्टिस शिव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में समिति बनी थी, लेकिन कोई फीस तय नहीं हो पाई, कोई करना ही नहीं चाहता है। और धीरे धीरे देखिए, मुझे ये लगता है, अब क्योंकि मैं सरकारी तंत्र से बाहर हूं, तो मैं खुलकर अपनी बात कह सकता हूं, मुझे लगता है कि सरकार निजीकरण का रास्ता साफ करती जा रही है, और इसे आप चाहें तो मेरा आरोप कहें, सरकार अपने शिक्षा तंत्र को नष्ट कर रही है ताकि लोग वहां से उखड़ कर अपने आप निजी की गोद में जाकर बैठें। और निजी को हमने पूरी छूट दे रखी है कि तुम जैसा चाहो वैसा लूटो। आप देखिए, सरकारी अध्यापकों, सरकारी स्कूलों में अध्यापक आप नियुक्त नहीं करेंगे, सरकारी कॉलेजों में आप शिक्षक नियुक्त नहीं करेंगे, वहां लाइब्रेरियन नहीं होगी, वहां सुविधाएं नहीं होगी, तो वहां से बच्चा छूट कर निजी की तरफ भागेगा ही। तो आप क्यों अपने तंत्र को मजबूत नहीं बना रहे हैं? और यही मैं ये बात भी कहूं कि हमने दो पैरेलल तंत्र चला रखे हैं, एक सरकारी, एक निजी। अच्छा तो ये होता, दुनिया के कई देशों में है कि सरकारी तंत्र पर लोगों का अधिक भरोसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ हमने जानबूझकर योजनाबद्ध रूप से सरकारी तंत्र को नष्ट किया है ताकि लोग निजी तंत्र की तरफ जाएं, और उस निजी तंत्र पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। आप अभी कोरोना के संदर्भ में भी देख रहे हैं, चिकित्सा के मामले में, कि निजी अस्पतालों को आपने ये कहा कि कोरोना टेस्ट की दर अधिकतम ये होगी, और उन्होंने मना कर दिया। और जिन अस्पतालों ने सरकार से निःशुल्क या 1 रुपए में जमीन ली है, उनको भी सरकार विवश करने की स्थिति में नहीं है कि वे सरकारी दर पर टेस्ट करें। यही हाल स्कूलों का है, यही हाल कॉलेजों का है। लता जी, आपसे मेरा एक जो सवाल है वो ये है कि पहले भी हम लोग देखते थे, बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते थे तो उनके साथ में बहुत सारी समस्याएं भी आती थी, और जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया की सुना या अमेरिका की जो बातें देखी, उनमें कई समस्याएं भी आई थी, पाबंदियां भी रहा करती थी, बहुत सारी लिमिटेशन थी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता था। कोरोना के बाद में ये फॉर्मेलिटीज मेरे विचार से बढ़ जाएंगी, तो ऐसे केस के अंदर आप क्या समझती हैं कि ऐसे में हमारे शैक्षिक स्तर में कुछ गिरावट आएगी, या फिर हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में भी इस तरह की अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि उस लेवल की एजुकेशन दे सकती हैं? बिल्कुल, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और सबसे ज़्यादा जो मुझे आज के टाइम में लग रहा है, वो है मूक्स, मैसिव ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है आज, ये बहुत 2 साल पहले शुरू हो चुका है, और स्वयं के थ्रू कई कोर्सेज़ शुरू की जा चुकी हैं, जिसमें बच्चा अपने हिसाब से, उसको कोई दबाव नहीं है, वो अपने हिसाब से फ्री एजुकेशन लेता है। ये बहुत बड़ा एक हमारे देश में बहुत बड़ी एक सफलता है, क्योंकि इसको शुरू से जब से शुरू हुआ है, एमएचआरडी ने शुरू किया है,
तब से इसका काफ़ी उपयोग हुआ है और मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ देश में ऐसे यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं जो हमारे बच्चों को दूसरे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से ढाल नहीं पा रही है। ये कहीं न कहीं एक क्योंकि मैं देखिए बाहर भी रही हूँ, बाहर भी कई यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अपना पढ़ाई भी की है, अपने लेक्चर्स भी देने जाती हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ पे जो इंडियंस की शिक्षा की बात होती है और मुझे प्राउड है बीइंग एन इंडियन कि वहाँ की शिक्षा और यहाँ की शिक्षा में कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। बस हमारे यहाँ ये है कि हमने बुकिश नॉलेज को यानी किताबों के ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया है प्रैक्टिकल के छोड़ के। वहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। हम किताबी ज्ञान को ज़्यादा अप्रोच करते हैं। इतना ही फ़र्क है। अगर ये प्रैक्टिकलिटी हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि विदेशों में कहीं न कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा तवज्जो दी जाती है और हम लोग कहीं न कहीं सर्टिफिकेट बेस्ड नॉलेज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि हमारे पास तो डिग्री होनी जरूरी है। तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल आजकल एक और उठा हुआ है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए नेक्स्ट ईयर के लिए, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज हो चाहे नहीं हो। तो इस सवाल को लेके मैं सुधीर तोमर जी से मुखातिब होना चाहूंगा। सुधीर जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि अभी सीबीएसई ने भी अनाउंस किया है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ कॉलेजेस हैं, उन्होंने भी ये अनाउंस किया है कि वो बच्चों के एग्जाम नहीं लेंगी और बिना एग्जाम लिए ही नेक्स्ट ईयर के अंदर उनको प्रमोट कर देंगे। जैसे अभी लता जी जिक्र कर रही थी कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे जोर रहता है विदेशों में, इसलिए उनकी गुणवत्ता ज्यादा होती है और हम लोग इस बात का चयन कर रहे हैं कि हम लोग बच्चों को किसी भी तरह इस साल को बचाएं और आगे प्रमोट कर दें। तो क्या आपको नहीं लगता कि सेशन को अगर हम डिले कर दें, प्रमोट करने के बजाय सेशन को डिले कर दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं होगा। नानोलिया जी, हमें थोड़ा सा इसे विस्तृत रूप से समझने की जरूरत है और वो ये है कि जब कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ उस समय तारीख थी 23 मार्च। 23 मार्च को लगभग सभी विद्यालयों के सत्र पूरे हो चुके थे और परीक्षाएं चल रही थी। तो ऐसे हालात में कुछ विद्यालयों में परीक्षाएं पूरी हो गई थी और कुछ में बाकी रह गई। तो जब कोर्स पूरा हो चुका था और किसी भी प्रकार से जब ये माना गया कि बच्चों के लिए मुफीद नहीं होगा कि परीक्षाओं को आयोजित करवाया जा सके उन्हें सुरक्षित रखते हुए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके वर्ष पर्यंत के क्रियाकलाप और उनकी प्राप्तियों को ध्यान में रखकर उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर देने का निर्णय लिया गया। ये अगर आप 2 साल 3 साल पहले की तरफ जाएंगे तो आपको याद आएगा कि एक सीसीई सिस्टम हुआ करता था और बहुत प्रचलित और बहुत विवादित भी रहा वो अपने दौर में, लेकिन वो वर्ष पर्यंत की उनकी बच्चों की प्राप्तियों के आधार पर ही बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का एक सिस्टम था। तो आप ये मान के चलिए कि शायद हमने उसी सिस्टम को वापस इन विकट परिस्थितियों के अंदर उपयोग में लाते हुए बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया। बात आती है अगले सत्र की। अभी हम जुलाई में भी नहीं पहुंचे हैं। अधिकतर विद्यालयों में विभिन्न राज्यों के जुलाई में सत्र आरंभ होता है। एक आसान विकल्प हो सकता है कि सत्र को हम 2 माह डिले कर दें, लेकिन हम अगर इस बात पर विचार करें कि मान लीजिए कि 6 महीने पढ़ाई नहीं हो पाई, तो इसका मतलब हम दिसंबर 2020 में खड़े हैं और तब हम ये विचार कर रहे हैं कि अब तक स्कूल नहीं खुल पाए और अब क्या करें। तो शायद तब ये बात सोची जा सकती है कि इस सत्र को 0 सत्र घोषित कर दिया जाए, बजाय बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के। तो ऐसी परिस्थिति में 0 सत्र घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़ाए बच्चे को एक क्लास आप लांघ कर अगली क्लास में पहुंचा देंगे तो निश्चित रूप से नींव में बच्चे की कहीं आप पानी डाल देंगे और ऐसी स्थिति में तो निश्चित रूप से भविष्य अंधकार में होगा। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल इसी आप ही की बात से पहले की पौराणिक व्यवस्थाओं को अगर हम लोग देखें तो कहीं न कहीं हमने जैसे मैकाले सिस्टम आया, हमने अपने पुराने सिस्टम को पूरी तरह से छोड़ दिया। पहले गुणवत्ता इस आधार पर तय की जाती थी कि व्यक्ति में योग्यता क्या है। अभी हम लोगों ने एक सिलेबस बना दिया कि उससे फाइट करना, उससे कंप्लीट करना जरूरी है। अगर मैं पौराणिक काल की बात करूं तो मान लीजिए किसी को धनुर्विद्या आती थी तो वो धनुर्धारी हो गया है, किसी को भाला चलाना आता था तो वो हो गया, किसी शास्त्र आते थे तो वो शास्त्र में शास्त्रार्थ किया करता था। अभी सिस्टम थोड़ा सा अलग हो गया है और कहीं न कहीं इस बदलने सिस्टम ने लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव दिया है और जिसकी वजह सुसाइड रेट हम लोग बढ़ी हुई देखते हैं। तो बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ। और मैं अगला सवाल लेके मैं दुर्गा प्रसाद जी से मुखातिब होना चाहूंगा। दुर्गा प्रसाद जी, जीवन में स्पर्श का बड़ा महत्व है। हम लोग छूकर अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को भी व्यक्त करते हैं और बच्चों को हम सारी चीजें छूकर ही समझाते हैं, ये अच्छा है और ये बुरा है। कोरोना के काल में हम लोग दूसरों से मिलना तो छोड़िए, खुद से भी हाथ लगाने से मना कर रहे हैं कि अपना मुंह मत छुओ, अपना हाथ मत छुओ। तो आपको क्या लगता है अगर इस तरह का काल, ये कालखंड लंबा चल गया, ये साल 2 साल 5 साल अगर इस तरह से गुजरे, तो ये जो बच्चे जो इस वक्त जो प्री एजुकेशन में आ रहे हैं, जो नर्सरी एजुकेशन में आ रहे हैं, उनके मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, देखिए, लता जी ने भी अभी प्रारंभ में यही बात कही थी और मेरा भी यही मानना है कि ये जो कोरोना के कारण स्थितियां उत्पन्न हुई हैं,
ये सारी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में आई हैं और ये अप्रत्याशित है। हम में से कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी स्थितियां आएंगी और अभी भी दुनिया में कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये स्थितियां कब तक चलेंगी। हो सकता है 1-2 महीने में ये वायरस अपने आप ही म्यूटेट होकर नष्ट हो जाए और हो सकता है ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा होगा कि 2 साल 4 साल तक चल जाए। तो हमें तैयारी तो दोनों चीजों की रखनी होगी, लेकिन अगर यही दूरी बनाए रखने वाली स्थिति हमारे जीवन में लंबे समय तक चलती है तो ये मानवीय विकास के लिए बहुत घातक होगा। लेकिन हमारे पास विकल्प क्या है? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प तो सारे के सारे उस वायरस के पास हैं। वो तय करेगा कि हमारा जीवन किस दिशा में जाए। तो अगर वो हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हमें कोई रास्ता इसी के बीच में से निकालना होगा, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। अभी भी तो हम लोग ये देखिए ना, आप और मैं दूर रहकर बात कर रहे हैं, हमने एक रास्ता निकाला है और अगर यही असामान्य स्थिति होती है तो जब तक रहेगी। आपके और हमारे तक तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल उन बच्चों से जुड़ा हुआ था जो अभी चीजों को छू कर महसूस करके देखना चाहते हैं, तो उनके मानसिक स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए एक मैं ये मानता हूँ कि मनुष्य में अपने को स्थितियों के अनुकूल कर लेने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर ये स्थिति बनी रहती है तब भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो पीढ़ी इसके बीच पलेगी बढ़ेगी वो उससे अपने आप को अनुकूलित कर ले। इस बात को मैं इस रूप में कहूं कि बहुत ठंडे मुल्कों के बच्चे भी तो वहां के परिवेश के साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, बहुत गर्म देशों के बच्चे भी परिवेश के अनुकूल अपना तालमेल बिठा लेते हैं। तो स्पर्श विहीनता के साथ भी हम तालमेल बिठा लेंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये मुझे कोई बहुत हताश करने वाली बात नहीं लगती है। इसलिए भी नहीं लगती है कि इस बात पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए इसके साथ ही हमको जीने की कल्पनाएं करनी हो। चलिए ठीक है, मैं अगला सवाल लेके एक बार फिर से सुधीर जी से मुखातिब होना चाहूंगा। सुधीर जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हिंदुस्तान के अगला हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पर कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा रहा और हम लोग तीसरे नंबर तक पहुंच गए। लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरा उजला पक्ष हमारा ये भी था कि हमारे यहाँ पर रिकवरी रेट भी दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज्यादा थी। तो ये एक कहीं ना कहीं जो बात है ये इस बात की तरफ अच्छे से इंडिकेशन देती है, अच्छे से इंगित करती है कि हिंदुस्तानियों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, बेहतर है दूसरे मुल्कों के तुलना के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि ये जो इम्यून सिस्टम है ये हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे आचार विचार जो कि हमने बुजुर्गों ने हमें दिए थे उसके के लिहाज से हैं? तो ऐसे में क्या ये बात नहीं आती कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि वो पिज्जा बर्गर छोड़कर दाल बाटी चूरमा की तरफ मुड़े? हम लोग फिर से उन्हीं जिम को छोड़कर हम लोग फिर से एक बार योग प्राणायाम की तरफ मुड़े, हम फिर से एक बार शिव की उन्हीं मर्यादाओं को और उन्हीं पुरुषार्थों को अपनाएं अपने जीवन के अंदर। क्या कहना है आपके पास? बिल्कुल, ये तो यकीन मानिए जो गुरुकुलीय व्यवस्था थी शिक्षण की, ये कहता है कि हमारी वो ताकत थी। धीरे धीरे समय के साथ हम लोग अब आधुनिकता की दौड़ में जब पड़ते गए तो अपने आप को अपनी ही जीवन शक्ति और जीवन दायनी जो हमारी कला थी, संस्कृति थी, रीति रिवाज थे, उनसे धीरे धीरे डिविएट कर रहे थे। लेकिन यकीन मानिए करोड़ों लोगों का ये जो देश है, 131 करोड़, इन लोगों के अंदर जितनी मात्रा में संक्रमण है और जो रिकवरी रेट है वो काफी उत्साहजनक है। विश्व के अनेक देशों में रिकवरी के पॉइंट से हम बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और ये सच है कि हमें आज सारी दुनिया, हम सिर्फ भारत की बात क्यों करें, सारी दुनिया नमस्ते को अपना रही है। तो जैसी परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप अगर हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपने जीवन मूल्यों के साथ जीते हैं, बच्चों को योग प्राणायाम की ओर लेकर चलते हैं और ये जो फास्ट फूड संस्कृति है इससे अपने आप को बचाते हैं अब, और ये बचाने का आधार हमारे परिवारों से होगा। हमारे परिवार, हमारा समाज अगर अपने पुष्ट मूल्यों को पुनर्स्थापित करने और उन्हें और अधिक ताकतवर बनाने की ओर कार्य करेगा तो निश्चित ये संभव और ये समय की मांग भी है आज। ठीक है, मैं अगला सवाल लेकर लता जी से एक बार फिर से मुखातिब होना चाहूंगा। लता जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर किस तरह के नए प्रोसीजर से जो है फॉरेन एजुकेशन के लिए अपनाए जा सकते हैं? क्योंकि अभी जिस तरह से हमें कुछ जो प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी कि पहले ये चेक होना चाहिए, ये सारी चेकलिस्ट तो हुआ करती थी, उनमें क्या लगता है कौन से नई चेकलिस्ट का इजाफा होने के चांसेस आपको लगते हैं? चेकलिस्ट में सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है मेडिकल, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि अब आज के टाइम में भी कई ऐसे जो पेरेंट्स हैं जब अपने बच्चों को भेजते हैं मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, जबकि बाहर के देशों में मेडिकल इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा महंगा पड़ा है। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, अगर जब मैं लंदन में थी तो उस टाइम में
यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में मेरे साथ की कलीग, उसको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अगर उस समय उसने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवाया होता तो उसका शायद वहाँ पे इलाज करवाना बहुत मुश्किल हो जाता और वो उसको वापस अपने देश जाना पड़ता। तो ये चीज़ें मैं अपने जितने पेरेंट्स देख रहे हैं उनको कहना चाहूँगी कि कृपया एक लिमिटेड अमाउंट ज़रूर, क्योंकि 5 से 50 लाख कुछ भी हो सकता है, वो मेडिकल इंश्योरेंस बहुत अति आवश्यक होगा। और अच्छा, दूसरा ये है कि वहाँ पे आपको काम के साथ पढ़ाई के साथ-साथ काम की सुविधा है। तो लेकिन अब जो आने वाला टाइम है, मुझे ही नहीं लगता, क्योंकि सब जगह आप देख रहे हैं कि नौकरियों में कमी आ रही है, आर्थिक मंदी भी चल रही है, हर देश के साथ ये हो रहा है। तो ये कह नहीं सकते कि आगे भी ये चलेगा या नहीं चलेगा। उस समय जो काम जो बच्चे करते हैं जाने के बाद विदेशों में, यानी पढ़ाई के साथ-साथ काम का जो उनका है, वो रहेगा, नहीं रहेगा, इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह है। आपने बड़ी बात कही है कि कहीं न कहीं हम लोग मेडिकल सुविधाओं के साथ शायद हो सकता है कि हमें फिट हैं और हमारे देश में दूसरे बच्चों को एंट्री मिल जाए, लेकिन बड़ी मुसीबत फाइनेंशियल आने वाली है, क्योंकि यहाँ के हमारे बच्चे वहाँ पर जाया करते थे और साथ में पार्ट टाइम जॉब किया करते थे और अपनी व्यवस्थाओं को, अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज कर लिया करते थे। तो शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर किसी प्रॉब्लम करे, अब उन्हें वो जॉब्स ना मिल पाए और उनके लिए प्रॉब्लम हो जाए। मैं दुर्गा प्रसाद जी से एक सवाल और लेना चाहूंगा। दुर्गा प्रसाद जी, आजकल एक बड़ा सा रेवोल्यूशन चला हुआ है कि नो स्कूल नो फीस, संक्षिप्त में सब कुछ कह देता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आप अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराएंगे? मैं आजकल एक बात बड़ी सुर्खियों में है कि स्कूल नहीं तो फीस भी नहीं। पेरेंट्स आमादा है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो हम लोग फीस भी नहीं देंगे। स्कूलों का अपना तर्क है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस हैं तो हम उनको मीट आउट करने के लिए फीस जाएगी। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मुझे इसमें किसी भी एक पक्ष को गलत कहना तो बड़ा अनुचित लगेगा। मुझे लगता है दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। जब अभिभावक ये उम्मीद करते हैं कि स्कूल नहीं चला है तो उनसे फीस ना ली जाए, तो उसमें उनका अपने घर का बिगड़ा हुआ अर्थशास्त्र भी शामिल होता है। उनका भी धंधा प्रभावित हुआ है, उनका रोजगार प्रभावित हुआ है, उनका काम, उनकी नौकरी और उनके जो आय के संसाधन है वो प्रभावित हुए हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि उन्हें बच्चों की शिक्षण शुल्क से कुछ राहत मिल जाए। दूसरी तरफ, अगर मैं किसी स्कूल में नौकरी कर रहा हूं तो मेरी ये खासतौर से निजी स्कूलों के संदर्भ में बात है, तो मेरी उस स्कूल प्रबंधन से अपेक्षा होती है कि भले ही तुमने स्कूल नहीं चलाया, लेकिन 2 महीने या 3 महीने की तनख्वाह तो मुझे दो। अगर तुम तनख्वाह नहीं दोगे तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? तो एक कर्मचारी के रूप में मैं स्कूल से अपना वेतन चाहता हूँ, दबाव भी बनाता हूँ कि वो वेतन दे। और जो स्कूल है वो ये कहता है कि मैंने वेतन दिया है, मैंने अपने भवन पर खर्च किया है, मैंने अपने सारे संसाधनों पर खर्च किया है, तो मैं फीस कैसे न लूं? तो ये जो तीनों ही इसमें पक्ष जुड़ रहे हैं, वो तीनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही है। और मुझे लगता है कि इसमें समझौता इसी बात को लेकर हो सकता है, इसी तरह से हो सकता है कि स्कूल कुछ कटौती कर दें और अभिभावक भी फीस का एक अंश दे दें, अन्यथा तो ये झगड़ा कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन जब आपने ये प्रश्न किया है तो मैं एक दूसरी बात कहने के लिए आपसे 2 मिनट का समय मांगूंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस कोरोना संकट ने हम सब लोगों को ये मौका दिया है कि हम भविष्य के लिए एक लंबी रणनीति पर काम करें। जैसा मैंने प्रारंभ में भी कहा था, भारत में 2 तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, निजी और सरकारी। मैं ये कामना करता हूँ, ये अपेक्षा करता हूँ कि सरकार शिक्षा पर अपने व्यय को बढ़ाए। अभी जहां तक मेरी जानकारी है, शायद टोटल जीडीपी का 4.6% हमारे यहाँ शिक्षा पर खर्च हो रहा है, जो कि बहुत कम है। अगर सरकार शिक्षा पर अपने निवेश को बढ़ाए और अपने शिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाए, तो लोगों का रुझान निजी से सरकारी की तरफ बढ़ेगा, जो कि अपेक्षाकृत कम खर्चीले होंगे, अधिक लोग शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। और अगर हम एक लंबी योजना बनाकर अपने तंत्र को मजबूत और बेहतर बनाएं, तो ये जो सामाजिक विसंगति है वो भी दूर हो जाएगी। निजी स्कूलों पर भी भार कम पड़ेगा और वे भी बजाय चमक दमक पर पैसा खर्च करने और अभिभावकों से उसका पैसा वसूल करने के केवल शिक्षा पर अधिक व्यय करके अपनी शिक्षा को थोड़ा सस्ता बनाएंगे, तो वो सबके लिए अफोर्डेबल होगी। बहुत ही खूब आपने कहा। समय की मर्यादा मुझसे बस थोड़ा बांधती है, कहते इस विषय में बात करना चाहता हूँ। हाँ, जरूर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये समस्या है ये बड़ी ही शोचनीय स्थिति में पहुंच गई है, क्योंकि एक क्लैश की स्थिति अभिभावकों और संस्थाओं में हो गई है। एक प्रधानमंत्री जी ने
20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की और वो जो घोषणा थी उसमें इस प्रकार की स्थितियां जिन उद्योगों में, जिन विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न हुई, वहां मीट आउट कैसे हो इसके लिए की गई। ये एक ऐसा विषय है, निश्चित रूप से उस 20 लाख करोड़ के पैकेज के दायरे में इसे लिया जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल को अगर फीस नहीं मिलेगी तो तनख्वाहें कहां से आएंगी। सरकार ने अपने उन समस्त कर्मचारियों को जो लॉकडाउन के दौरान अपने ऑफिस में नहीं गए, उन्हें तनख्वाहें दी हैं। ऐसे में और MHRD ने ये निर्देश दिया कि स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा टीचिंग की जाए। स्कूलों ने दुकान चलाने के लिए अपने आप शुरू नहीं कर दिया, और यकीन जानिए अत्यधिक दुरूह कार्य था उन स्कूलों के लिए जो अचानक पहली बार कहते ही ऑनलाइन सिस्टम शुरू करो और अपने आप को वो घर बैठे शिक्षकों के माध्यम से उन्हें पढ़ाना था। और बहुत सौभाग्य की बात है, और मैं बधाई देता हूं देश के समस्त शिक्षकों को कि उन सब ने इस काम को बहुत जोर शोर से और बहुत योग्यतापूर्ण तरीके से पूरा किया है। ऐसी स्थिति में जब एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता बच्चों की पढ़ाई में, लिखाई में और उनकी शैक्षिक योग्यता के संवर्धन में, उसको मीट आउट करने का काम विद्यालयों ने बहुत बेहतरीन से किया है। ऐसे समय पे अगर अध्यापक को सैलरी नहीं मिलती, और अध्यापकों की संख्या लाखों में नहीं करोड़ में है, तो अगर स्कूलों के माध्यम से सैलरी ना दी जाए तो एक निश्चित रूप से एक अत्याचार होगा। मैं ये भी नहीं कहता कि पूरी फीस ली जाए तभी जाकर के जस्टिस होगा। मैं तो कहता हूं कि जो MSME को जो प्रोजेक्ट जो दिया गया अमाउंट 20 लाख करोड़ के पैकेज में से निश्चित रूप से इस पर भी कुछ व्यवस्था ऐसी हो जो सबके लिए हित में हो। कोई अभिभावक नहीं चाहता कि शिक्षकों को उनकी तनख्वाह ना मिले, लेकिन कोई अभिभावक ये भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के घर में रहते हुए पूरी की पूरी फीस में जमा कर। यकीन मानिए स्कूल सर्वांगीण विकास के लिए भेजते हैं लोग, सिर्फ शैक्षिक विकास के लिए नहीं, वहां तो कोचिंग संस्थान भी है। लेकिन जब स्कूल नहीं खुला और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता, ना खेलकूद होते, ना सांस्कृतिक विकास होता और ना ही पढ़ाई होती, तो बच्चे जो इन पिछले 4-5 महीनों में जो ब्रेक आता, उनको वापस तारतम्य में लाने के लिए, पटरी पर लाने के लिए बहुत शायद देर हो चुकी होती। इस व्यवस्था को स्कूलों ने बहुत बेहतरी से निभाया है, और मैं शैक्षिक जगत की जो सबसे बड़ी चुनौती हो सकती थी उसे टाल दिया है इन अध्यापकों ने अपने शैक्षिक ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से। बहुत बहुत बिल्कुल आपने बहुत ऐड करना चाहूंगी। मैं सचमुच अभी जितने टीचर्स हैं उनको सैल्यूट, क्योंकि एकदम आप ब्लेंडेड उसमें आ गए हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। देखिए जब बच्चा छोटा होता है ना, एक उसकी बॉडी लैंग्वेज से बच्चे को पढ़ाया जाता है कि ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा है क्लास में। अब वो बच्चा क्लास में नहीं है और उस समय उसको पढ़ाना और उसके पूरी क्लास के लिए एंगेज करके रखना, इसमें पेरेंट्स की भी भागीदारी बहुत ज्यादा है, मैं मानती हूँ। लेकिन टीचर्स ने उस ब्लैक बोर्ड को छोड़ के एकदम से इसको जो अपनाया है उसके लिए सैल्यूट, क्योंकि उसके हिसाब से उनको पाठ्यक्रम तैयार करना पड़ा है रातों रात। ब्लैक बोर्ड टीचिंग तो ठीक है, लेकिन इसको रातों रात करना और उस बच्चे को उस तरह से समझ में आ जाए, ये सच में इतना बड़ा चुनौती था टीचर्स के लिए। जैसे हम लोग तो हैं, हम लोग शुरू से डिजिटल मोड में रहे, हमें पता है कई जगह पे वर्क फ्रॉम होम शुरू से रहा है, जितने स्टार्टअप्स हैं या कंपनीज की बात कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम तब से चला आ रहा है। लेकिन टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती को उन्होंने पूरा किया, इसके लिए वो सच में काबिल तारीफ। आपने बहुत सही बात कही कि इस बात के लिए तो शिक्षकों का आदर बनता ही है। बिल्कुल योद्धाओं की तरह शिक्षकों ने भी काम किया है। कहीं भी कोरोना योद्धाओं में हम लोगों शिक्षकों का नाम भूल चुके थे, हमें लग रहा था कि वो अपने घरों में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। लेकिन आपने बड़ी उम्दा सी बात कही कि अपने आप को डिजिटल में इतना जल्दी ट्रांसफर कर देना कोई आसान बात नहीं थी। एक इंसान अपनी आदतें बदलते ये इतनी आसान बात नहीं होती। किसी आदतें बदलने के लिए आप कहिए बहुत मुश्किल होती है। मैं दुर्गा प्रसाद जी आपका और सुधीर जी का अभिवादन भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। आपने इतनी अच्छी बातें कही, अगर सरकार इन पर गौर फरमाए तो यकीनन स्कूल और अभिभावकों के बीच में जो ये अराजकता की स्थिति पैदा हो गई, इसका समाधान जरूर निकल कर आएगा। और कहीं न कहीं मैं दोनों ही पक्षों को यहाँ पर रखना चाहूंगा कि इस वक्त के अंदर हमें इस बात को हमेशा सर्वोपरि रखने की कोशिश करनी ही चाहिए कि शिक्षक सदैव आदर की सम्मान, आदर का स्थान हासिल करें। अगर शिक्षकों को अगर हमने आदर देना बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है कि वो जो बच्चे आज देख रहे हैं कि शिक्षकों को हम डांट सकते हैं, डपट सकते हैं, ठीक है, मानता हूं कि स्कूलों की वजह से शिक्षकों के ऊपर भी मार पड़ रही है, स्कूल प्रशासन की भी अपनी समस्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसी तरह से भी इस बात को लेकर चल सकते हैं कि अभिभावक इसको यूं भी लें कि हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठाएं और शिक्षकों का सम्मान करते हुए फीस पूरी नहीं दे सकते, आधी दें, और कैसे भी करके सामंजस्य बैठाकर इस स्थिति से उभर कर आए। और
कुछ भी हो, शिक्षकों के सम्मान में कोई कमी ना आए, क्योंकि अगर उनके सम्मान में अगर अभी कमी आ गई तो जाहिर सी बात है जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें लगेगा कि हम शिक्षकों को कभी भी डरा कर अपने लिहाज से मोल्ड कर सकते हैं, और बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि शिक्षकों को हम अपने लिहाज से मोल्ड कर सकते हैं, तो अब मान के चलिए कि भविष्य खुद ब खुद गर्त में चला जाएगा। जब उन्हें उस भविष्य को कोई शक्ल देने वाला नहीं होगा, कोई मोड़ देने वाला नहीं होगा, तो तय है कि वो डीरेल ही होगा। अगर हमें डीरेल होने से बचाना है तो हमें थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करने भी पड़े तो हमें करने चाहिए, और हमें शिक्षकों को सम्मान के साथ में सामंजस्य के साथ सारी व्यवस्थाओं को बैठाना चाहिए। सुधीर जी ने बड़ी अच्छी सी बात कही थी कि अगर हम लोग शिक्षा व्यवस्थाओं को भी एक MSME की तरह लेकर चली, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही 20 लाख करोड़ पैकेज की जो घोषणा की बात की थी, उसमें से स्कूलों को भी दिया जाए। प्राइवेट स्कूल की बात करें, सरकारी स्कूल को तो मान लीजिए तनख्वाहें समय समय पर मिल रही हैं, प्राइवेट स्कूल में ये चुनौती आ रही है, तो उनको भी अगर सहायता मिले तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट स्कूल के सामने भी चुनौतियां कम होंगी और वो अपनी चीजों को निरंतरता के साथ आगे भी रख पाएंगे। सवाल तो और भी बहुत हैं और मन भी कर रहा है कि मैं सवाल पूछूं, लेकिन समय की सीमाएं मुझसे कह रही है कि मुझे आज के शो को अब विराम देना ही चाहिए। आपकी वजह से बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, कुछ नए सवाल भी पैदा हुए, और वो किसी अगले शो में अगले लोगों से होंगे, और आप सब लोग शो में आए और हमारे सवालों के जवाब दिए, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।